हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन पेपर 2 आपका दे रही हूँ, जिसमें आपको शिक्षण सिद्धांत के बारे में बताऊँगी। बल्कि मैंने इसके स्टार्टिंग तो कर ही दी थी, 2 मैंने आपको बता दिया था। बाकी के जो है वो हम एक एक करके देखेंगे, जो भी चीज़ें होंगी देखते चलेंगे। होपफुली आपने दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षण अधिगम 50 नंबर का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, दो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है उनका शालीन क्लासेस में। होपफुली आपको मेरे साथ पढ़कर समझकर अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको हर एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं यहाँ पर नहीं अपडेट कर पाती हूँ या आपसे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा आपका एक छोटा सा इंट्रो जो मैंने दिया। होपफुली कोई प्रॉब्लम होती है अगर, तो आपको मुझे बताना होगा। अगर बताएंगे तभी मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर पाऊंगी। देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक काम और करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं। 2 मैंने आपको बता दिया था, अर्थ बताया, अर्थ बताने के बाद पूरे सिद्धांत बताया, उद्देश्य का सिद्धांत मैंने बता दिया था, और आपको करके सीखने का सिद्धांत भी मैंने बता दिया था। एंड थर्ड वन जो हमें आज पढ़ना है वो है यहाँ पर ये 10 थर्ड टॉपिक है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत मतलब इंटरेस्ट। और जाहिर सी बात है कि नाम से ही कोई चीज़ पता चलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें नाम से ही एक क्लू मिल जाता है, कह सकते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसा कि आपको दिया गया है रुचि का सिद्धांत मतलब इंटरेस्ट के बेस पे ही कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है जो हमें यहाँ पर देखना है और समझना है। आइए देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करती हूँ, साथ ही साथ आप लोग अपनी क्वालिटी को 360 के अबव कर लीजिएगा, तो आपको भी हर एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी। यहाँ पर बात हो रही है, आज का जो सिद्धांत हमें पढ़ना है वो है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर पिंसेट ने एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में कहा है कि जब तक छात्रों में सक्रिय का मतलब एक्टिव इन इंग्लिश, वो रुचि नहीं उनमें जागृत हो, वो रुचि उनमें नहीं जागृत हो, जागृत मतलब उसमें आए, अपने आप जागृत हो, जागना चाहिए, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। मतलब जब तक बच्चे का खुद एक्टिव फेज नहीं ओपन होगा, जब तक बच्चे का खुद का क्रियाशीलता या उसकी सक्रियता नहीं उसके मन से आएगी कि मुझे इस चीज़ को सीखना है, आई कैन डू दिस, वो कभी भी उस चीज़ को नहीं कर सकता है। और उस टीचर की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी जब तक बच्चा खुद इंटरेस्टेड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको बोला कि आपको एक बार हो सकता है ना समझ में आए, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5वीं बार 100% है कि आपको उसमें से कम 50% तो आ ही जाएगा। बट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको कितनी भी बार आकर 5 बार मैं यही टॉपिक आके पढ़ा दूंगी, आपको कभी भी नहीं आएगा जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो यही सिंपल सी बात, पिंसर साहब ने एक छोटे से किताब में एक लाइन लिखा है इन्होंने, और कहा कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि खुद के अंदर से जागृत नहीं होगी, तब तक टीचर की सारी मेहनत वहीं धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, सब कुछ व्यर्थ है। क्लियर? आगे आइए। जो पढ़िए इतना कंठस्थ पढ़िए, इतना मस्त पढ़िए कि अगर टॉपिक आए तो वो आपको क्वेश्चन गलत हो ही ना और आप उसको पूरा कर ले जाएं, इतनी कैपेबिलिटी के साथ। टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, टाइम के चक्कर मत पड़िएगा, टाइम कम है, टाइम बहुत है। अच्छे से पढ़िए, सॉलिड पढ़िए एकदम। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पढ़ाती हूँ एकदम दमदार तरीके से, मस्त। क्लियर? अब आओ देखो क्या है, आगे देखते हैं। ये है यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर रही थी मैं। अतः शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को सर्वोत्तम छात्र की रुचि का पता लगाना चाहिए। अब इसमें बात क्या आती है कि जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको बच्चों की जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, सबसे पहले उसको टीचर को खुद जानना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, किस चीज़ की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है या इंटरेस्टेड है उस चीज़ को सीखने में। ठीक है, और इस रुचि के आधार पर विकास करने का प्रयास करना चाहिए। फिर उसी कड़ी को पकड़कर टीचर को उस पर विकास करवाने के लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जब एक बार पहले आप बच्चों के मन से जब आप खेल लोगे, उनको उनके तरीके से आप सिखा दोगे, वो आपके साथ हंस घुल मिल जाएंगे। उनको ये फील हो जाएगा कि हाँ, उन टीचर से मुझे कुछ सीखने को मिला, कुछ जेन्युइनली आपको सीखने को मिला।
तो बच्चे फिर आपकी बात भी बाद में मानने लगेंगे जब आप उनकी बात की ही हुई चीज़ को कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी बच्चे को सिखाना है तो पहले उसके मन से खेलना होगा, पहले उसके मन को जीतना होगा। आप जीतेंगे कैसे? जब तक आप उसके इंटरेस्ट का काम उसको नहीं सिखाएंगे। पहले आप उसको जो उसके मन मुताबिक है वो उसको पढ़ाइए, सिखाइए, उसके इंटरेस्ट को समझिए, उसके बाद फिर अपने मन का करवाइए, तभी आप करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपने मन की चीज़ को बच्चे के ऊपर थोप कर कभी भी नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, आइए, विषय के प्रति रुचि विकसित हो जाने से छात्र स्वयं ही ज्ञान के अर्जन करने में व्यस्त। जब अगर एक इंटरेस्ट के मतलब एक सब्जेक्ट के पीछे बच्चे का खुद का इंटरेस्ट अगर बन गया ना तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो उनको फिर टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहीं पे पड़ेगी जहाँ पर उनकी गाड़ी थोड़ी सी अटकेगी। बस उन्हें हल्का सा पुशअप करना होगा ब्रेकर पे कि ऐसे जाना है, बस इतने पे उनकी गाड़ी में ब्रेक लगे। अदरवाइज वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि उन्हें टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बखूबी अपना सारा चैप्टर क्लास में होने से पहले पूरा कवर अप करके एक्सरसाइज पूरी करके सर आई हैव डन, वो उसको कर आएंगे। बस आपको उन सब्जेक्ट के प्रति बच्चों के मन में इंटरेस्ट को जगाना है। वही टीचर का एक कला है, वही टीचर का एक गुण है। इसीलिए टीचर को रखा गया है कि आपको बच्चे के मन में इंटरेस्ट को पैदा करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, जिससे वो उसको खुद से पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाए। जब बच्चा उसको खुद से पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाएगा तो आप उसके लिए सपोर्ट में खड़े ही हैं, तो उसकी काम बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका गोल कंप्लीट, बच्चे का गोल कंप्लीट, सक्सेसफुल। क्लियर? क्यों, समझ में आई बात? आइए देखते हैं। छात्र विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, टीचर और बच्चे बहुत सारी बुक्स को पढ़ते रहते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। मतलब एक टॉपिक है तो देयर आर सो मेनी पब्लिकेशंस अवेलेबल, तो बच्चे उसको पढ़ते रहते हैं। हाँ, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ कहीं से मिलता ही रहता है। विषय से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करता है, विषय के विभिन्न पक्षों पर लेख लिखता है और विषय के और शिक्षक को विषय के प्रति अवश्य विकसित करनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारे लेख को लिखता है, मतलब बहुत कुछ राइटिंग करता है, बहुत सारी किताबों को पढ़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखता है। कभी कभी जो है उसमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारी डेट में हो जाती होती कि नहीं होती है कि मैम ठाकुर में कुछ है, साहित्य में कुछ है, आपने कुछ बताया। तो देखिए, हर एक किताब, जैसे 50 स्कूल अगर है तो 50 स्कूल के रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। उसी तरीके से हर एक किताब में डेट वगैरह जो है वो अप्रॉक्स दी रहती। अगर एक लिखा है 5 डेट लिखी है तो किसी में 4 लिखी होगी तो किसी में 3 लिखी होगी। तो ये डेट का कोई बहुत इशू ना लेके चला करिए, बिकॉज बहुत बहुत जैसे कह सकते हैं कि बहुत कंक्रीट चीज़ जो होती है कि नहीं फिक्स है। जैसे 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है तो वो 5 ही है, वो तो सही है, लेकिन कभी वो 6 सितंबर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ डेट, किसका जन्म कब हुआ या कोई चीज़ इन्वेंशन में कब आई, तो इसकी जो डेट है वो कुछ अप्रॉक्स में रहती, थोड़ा आगे पीछे रहती, इसीलिए वो चल जाती है, ऑप्शन के हिसाब से चूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, चले आगे। आइए, होपफुली समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे छात्र के सभी सरलता और सफलतापूर्वक सीख सकेंगे। सफलता छात्र को संतोष देती है और छात्र के विषय के प्रति रुचि। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको एक सिंपल तरीके से कि क्या सीखना है। जब एक रुचि के सिद्धांत पे आप बात कर रहे हो कि उनको सिखाना है, तो आपको सरल से कठिन की तरफ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक किताब को पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड एनी बुक, आप देखते हैं वहाँ पर कि कभी भी आपको जो सबसे टफेस्ट सेक्शन होता है बुक का, वो कभी भी आपको फ्रंट ऑफ द पेज नहीं मिलता है। मिलता है? मिलता है? कभी देखा? नहीं देखा ना। हमेशा जो किताब की स्टार्टिंग होती है वो छोटी छोटी किताबें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वो वंडर व्हाट यू वर, याद है? पोयम याद है? छोटी बच्चों की किताबें जो होती हैं वो नन्ही नन्ही किताबें, इतनी खूबसूरत सी किताबें, उसमें बड़े बड़े कलरफुल के चित्र जो होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग के सरल होते हैं, ताकि बच्चा अगर पहली बार किताब जब खोल रहा है अपनी ज़िंदगी में तो वो तुरंत उस किताब को बंद ना कर दे, वो उसके साथ घुल जाए, वो उसके साथ इंटरेक्ट हो जाए, उसको उसमें रुचि आए और वो धीरे धीरे करके पढ़ने लगता है। तो सरल चीज़ें सिखाई जाती है। एक एग्जाम्पल और साथ ही साथ देना चाहूँगी कि कभी भी आप जब हिंदी लिख रहे थे, काका काका लिख रहे थे, क्या का से कबूतर पहले दिन सिखा दिया गया था? क्या आपने का से कबूतर पहले दिन जिस दिन कलम पकड़ी थी उस दिन लिख लिया था? नहीं लिखा था। आपको पहले लाइन बनाना सिखाया गया था। आपको पहले वो ऊपर वाली लाइन, सिरोरेखा जिसको कहते हैं, ये ऊपर वाली लाइन, ये बनाने को दिया गया था। फिर आपको खड़ी पाई बनाने को दिया, आपको गोली गोली पाई बताई, फिर आपको ऐसे भी बनाने को दिया गया था कि नहीं दिया था? वो कॉपियों में दिया गया था जिसमें मैम हम लोग को दिया करती थी। पहले तो नहीं आती थी, बाद में आने लगी, तो वहाँ पर हमको बना बना के देते थे, कहते थे कि नीचे बना कर लेके आओ, या बना देते थे बूंदी बूंदी करके, कहते थे उनके ऊपर चढ़ा के लेके आओ। देती थी कि नहीं देती थी? याद है?
तो अब आपको अगर वो डायरेक्ट दे देती कि कहाँ से कबूतर लिख के आओ, तो क्या करते आप? टीचर को भी मारते, किताबें फाड़ते। फाड़ते कि नहीं फाड़ते? आता ही नहीं, नहीं आता ना। तो यही खेल समझो कि क्या सिद्धांत सिखा रहा है और क्या आपने सीखा है, क्या क्या चीज़ें लिखी है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इफ़ यू रीड विथ इंटरेस्ट, आपको सब कुछ इतना बढ़िया आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। चले आगे, आइए। एक सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बातें बताई, थोड़ी बातें और है, देखते हैं। विषय वस्तु प्रस्तुत करते समय छात्र को विषय वस्तु सीखने का प्रयोजन स्पष्ट कर देना चाहिए। मतलब आपका जब कोई चीज़ सिखा रहे हैं या बच्चा उस चीज़ को सीख रहा है, तो उसको ये चीज़ पहले से बता देना चाहिए कि आप इसको क्यों सीख रहे हैं और इसको सीखने से क्या होगा। ध्यान रखिएगा, आप इसको क्यों सीख रहे हैं, इसको सीखने से क्या होगा। सपोज कोई बच्चा बैडमिंटन खेलना चाहता है, उसको बैडमिंटन के बारे में सिर्फ ये पता है कि वो एक गेम है या एक खेल है और उसको कोई जानकारी नहीं है। तो आप उसको इंटरेस्ट लाने के लिए क्या कहेंगे, बेटा ये एक ऐसा गेम होता है जो इंटरनेशनली खेला जाता है, नेशनली इंटरनेशनली गेम खेला जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे अच्छे खिताब पा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड पा सकते हो, अपना नाम दर्ज करा सकते हो, इंडिया के नाम से खेल सकते हो, आप अपनी एक पहचान बना सकते हो। ये छोटा सा गेम जो आज आपको ये प्लास्टिक का लग रहा है, आप ऐसे खेल रहे हो, गिरा रहे हो, कर रहे हो, बस आपको ये खेल लग रहा है, लेकिन यही खेल आपको एक बहुत बड़ा नाम फेम दे सकता है। तो जब बच्चा उस चीज़ को पहली बार सुनेगा कि अरे ये तो खेल है, ये तो उसे कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक छोटा सा खेल है, हमें मार के सीखना है, सीखना है, तो धीरे धीरे करके उस बच्चे के मन में उस खेल के प्रति जिज्ञासा आएगी, उससे लगाव होगा, उससे प्यार होगा, वो धीरे धीरे करके खेलने लगेगा। तो अगर उसको खेल की तरफ रुझान होगा या जाना चाहेगा, तो उसको पता होगा कि इस चीज़ से मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि पा सकता हूँ, जिससे नाम, गांव, जिला, घर, परिवार, समाज सबको मैं उजागर कर सकता हूँ और सबसे ज़्यादा क्या, मैं अपने देश का नाम कर सकता हूँ। तो वो चीज़ जब उसके मन में होगी तो वो उस चीज़ को बहुत ही लगन के साथ सीखेगा। ठीक है। यहाँ पर है, विषय वस्तु में छात्रों के प्रति रुचि विकसित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त स्वयं शिक्षक के विषय के प्रति प्रगाढ़ रुचि का छात्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को भी विषय के प्रति रुचि रखनी चाहिए। मतलब जैसे अब अभी तो आपको प्राइमरी के बेस पे समझना है, इसीलिए प्राइमरी में टेट का पेपर जितना भी लिया जाता है उसमें हिंदी भी आती है, उसमें मैथ भी आता है और उसमें इंग्लिश भी आती है, उसमें संस्कृत भी आता है, उसमें बाल विकास भी आता है। सारा सारा सिलेबस आपके टेट में दिया गया था। आपके डीएलएड में हर एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है और थोड़ा सा ये सब। तो क्या प्राइमरी में इससे ज़्यादा सब्जेक्ट है? क्या प्राइमरी के उन बच्चों को 5 की कक्षा में और ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है? नहीं पढ़ाना है। तो आपके डीएलएड में सारे सब्जेक्ट को इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आप सारे सब्जेक्ट से अवगत रहो, आप सारे सब्जेक्ट को पढ़े रहो, क्योंकि आपको ये नहीं रहेगा कि आप प्राइमरी में कभी भी नौकरी जब लगती है तो उसमें ये स्पेशल नहीं रहता है कि आपको मैथ पढ़ाना है, वहाँ पर जाके फिक्स होता है, वो अलग बात है। लेकिन जब नौकरी लगी रहती है तो ये नहीं रहता है कि वहाँ पर आपको मैथ पढ़ा, मैथ के टीचर है तो मैथ पढ़ाएंगे, आप इसके टीचर इसको, वो वहाँ पर जाके बढ़ जाता है स्कूलों में कि फलाने व्यक्ति को ये आती है कि सर ये पढ़ाएंगे, ये मैम ये पढ़ाएंगी, वो अलग बात है। लेकिन एक से प्राइमरी का जो टीचर होता है उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाना आना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एक टीचर है और उसको सब्जेक्ट के प्रति खुद रुचि नहीं है या उसको खुद नॉलेज नहीं है तो वो पढ़ कर ज़रूर आए। टीचर पढ़ के आए तो कोई बुराई नहीं होती है इसमें, ठीक है। पढ़ना हमेशा चाहिए, क्योंकि टीचर भी भूल जाता है, कोई मशीन नहीं होता है। लेकिन अगर टीचर को इंटरेस्ट नहीं, वो खाना पूर्ति कर रहा है और कह रहा है पढ़ के चले, अरे तुम लोग देख लेना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ऐसा कोई करे, तो ये बात जाहिर होती है कि फिर जब टीचर इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते और उनको वो आता नहीं है। क्लियर? आगे आइए। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो बात रुचिकर होती है उसे विद्यार्थी जल्दी सीख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे आप टीवी में कोई चीज़ देखते हैं, टीवी में कोई सीरियल देखा या कुछ भी देखा, या आपको अपने बचपन में कुछ भी चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी किताब से या कुछ भी है, तो वो आपको आज भी याद होगी। याद होती है कि नहीं याद होती है? लेकिन अगर वही चीज़ नहीं इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो बात आपके मन को अच्छी लग जाए वो आप सीख जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? और सबसे ज़्यादा तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, बहुत सारे तरीके से आप सीखते हैं। यहाँ पर है, इसीलिए शिक्षक के प्रशिक्षण में किसी पाठ को पढ़ाने हेतु ज्ञान, अगर टीचर किसी पाठ को पढ़ा रहा है, किसी लेसन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो टीचर को उसका ज्ञान होना चाहिए। उसकी अवबोध यानी कि बच्चों को अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग समझाना चाहिए कि ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, सारे फैक्टर्स को बताना चाहिए। ज्ञान उपयोग एप्लीकेशन, आप इनको कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, आप इनको कहाँ पे उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक नहीं है, हर एक बात को आपको उनको बताना। आदि उद्देश्य निर्धारित करते समय रुचि का भी उद्देश्य निर्धारित। आप जब इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे पहलुओं को आप ध्यान में रख कर बच्चे को सिखाएंगे, बताएंगे, तो बच्चा ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान देगा और वो सीखेगा। क्लियर?
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, हर एक चीज़ ना इस एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड है। जितना बढ़िया जो एक्सप्लेन कर पाएगा, हर एक एग्ज़ाम्पल को लेकर जितना मतलब आपके मन से जब मैं खेल लूँगी एक प्रकार से, आप इतने सारे लोग यहाँ पर देखते हैं, 50, 60, 70 लोग लगभग देखते हैं, डेली क्लास आते हैं। मैं आपके मन को जीत ले गई कि आपको कैसे सिखाना है, आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, आपको कैसे एग्ज़ाम्पल समझ में आ रहा है, आपको वो टॉपिक कैसे समझ में आ रहा है, तो क्या आपका कोई टॉपिक छूट पाएगा? 100% गारंटी है मेरी, विश्वास करिए इस बात का कि ये चीज़ कभी आपकी छूट नहीं पाएगी। लेकिन आप मैं जो बात बता रही हूँ उस चीज़ को गौर से सुनिए। आप कभी गलत नहीं करेंगे, लिखना आपको अपने मन से रहेगा। ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये रामायण जो इतना लिखा हुआ है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू राइट दिस, बट आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ समझना है मेरी बात को, सुनना है मेरी बात को, लिखना अपने मन से है। लिखेंगे आप अपने मन का ही, करेंगे आप अपने मन का ही, लेकिन बस बात को उस चीज़ को सुन लीजिए कि मैं जो उसके रिस्पेक्ट में आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ या जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे, आइए आगे चलते हैं। काफ़ी एनर्जी लग गई, बहुत ज़ोर से मैंने एक्सप्लेन किया। आ जाओ देखते हैं क्या है। इसका यह प्रयोजन है कि शिक्षक पाठ को जितना रुचिकर बनाने का प्रयत्न करेगा, विद्यार्थी उस पाठ को सीखने के प्रति उतने ही रुचि लेंगे और कार्य लघु कथाओं में, छोटी कहानियों में, सूक्तियों आदि के द्वारा किया। आप देखिए क्या कहा जा रहा है, रुचि में एक बात ये भी लाई जा रही है कि जितना प्रभावी तरीके से एक शिक्षक किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, बच्चा उसमें उतना ही इंटरेस्टेड होगा धीरे धीरे करके। आप उनको, जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ाती हूँ तो अपने घर का एग्जांपल लेती हूँ, अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल ले, क्योंकि मेरे साथ जो भुक्तगोबी है वही करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होती है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत नहीं हायर भी नहीं, बहुत बिलो भी नहीं, एज़ यूजुअल नॉर्मल। तो जितनी भी चीज़ें रेगुलरिटी में होती हैं, सबके घर में होती हैं, वो समझ में आता है, तो वही एग्जांपल देती हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी कि जैसे अब यहाँ पर बात है पोएम की, मैं पोएम नहीं गाती फिलहाल के लिए, लेकिन ये है कि जब टीचर को पढ़ाना है बच्चे को, तो बच्चे उन्हें पोएम के थ्रू पढ़ा देते हैं या छोटी छोटी कहानियों के थ्रू बता देते हैं, या कोई सूक्तियाँ है, मुहावरे हैं, चुटकुल्ले हैं, तुकबंदी है, ऐसा कुछ भी इसमें इंक्लूड करके बच्चों को इंटरेस्ट ला देते हैं और बच्चे पढ़ने लगते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कभी किसी बात को चित्र के माध्यम से बताएं तो उदाहरण आदि के माध्यम से, साथ ही साथ उदाहरण में प्रसंगानु बदलते रहते हैं, विद्यार्थी रुचि बनी रहेगी और ध्यान से पाठ को समझते हैं और अप्रासंगिक नहीं होता है। इसको रोचकता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जैसे आपको अगर पृथ्वी के बारे में बच्चों को बताना है, भूगोल का आप पढ़ा रहे हो, तो ग्लोब लेके जाओ, ठीक है। वो आता है ना, मार्केट में मिलता है, ऐसे ग्लोब रहता है, देखा भी होगा आप लोगों ने, छोटा बड़ा हर साइज़ का आता है। आपको अगर पृथ्वी के बारे में बताना है बच्चों को, ज्योग्राफी के बारे में आपको बताना है, तो आप भूगोल का वो जो ग्लोब आता है उसको लेके जाओ। मतलब अगर आपको कोई चीज़ बतानी है, करनी है, तो जितने भी एक टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि आपको पढ़ाते समय वो सामग्रियों को भी इस्तेमाल करना है जिससे आप उनको सिखा सकें। जैसे कि आप ABCD अगर छोटे बच्चे को सिखाना चाहते हैं, छोटा सा बच्चा प्राइमरी में आज नया एडमिशन लिया है, तो आप कैसे सिखाएंगे? तो वो ब्लैक बोर्ड में बड़ा बड़ा छपा है वो अलग बात है, छोटे छोटे प्लास्टिक के भी आते हैं, या गत्ते का आप बनवा लेंगे तो प्लास्टिक का मार्केट है पूरा, ABCD 1 2 3 का सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पर। 100-150 रुपये का आता है। अगर वहाँ पर विद्यालय में अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो आप 100-150 रुपये अपने जेब से खर्चा करो और बच्चे को लेके जाओ वहाँ पर, उन बच्चे को दिखाओ। वो जब उस चीज़ को छुएंगे ना हाथों से, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से जब उन चीज़ों को छुएंगे कि ए होता है, वो देखेंगे ना, तो आप उसको देख पाएंगे कि बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे। और वो जब किसी चीज़ को आप छूते हैं, जब किसी चीज़ को आप फील कर लेते हैं, जब किसी चीज़ को आप महसूस करते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा आती है इन कंपेरिजन टू वो ख्याली पुलाव में बताना कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो वो चीज़ें कम आती हैं, ठीक है। आंखों देखी हुई चीज़ पे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। चलें आगे। यहाँ तक आपको मैंने आज बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा समझे होंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज़ भी बता गई हूँ, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेन करते वक्त फ्लो रहता है और वो निकल जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ और 4th पॉइंट देखते हैं क्या है। जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने वाले सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद अ रियल लाइफ। अब ये क्या है? देखिए, सारे सिद्धांत नहीं आते, कौन कौन सा आएगा वो बताऊंगी, लेकिन यह है कि पढ़ लीजिए एक बार, आइडिया होना चाहिए। सब नहीं आएगा, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है बट आता है। क्या है देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जीवन की वास्तविकता से संबंधित सिद्धांत। ये जो 4th पॉइंट आपका है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। मतलब कि आपको आपके रियल लाइफ से क्या लिंक करे, जिस पे आप उस सिद्धांत को, कुछ प्रिंसिपल है, जानते हैं। छात्र विभिन्न विषय का अध्ययन इसलिए करता है कि ताकि वो लाइफ में जीवन उपयोगी हो। मतलब हर एक अलग अलग सब, साइंस, हिंदी, मैथ, गणित, विज्ञान, SST, ये सारे सब्जेक्ट को वो इसलिए पढ़ता है ताकि वो अपनी लाइफ में यूज़ कर सके।
ऐसा तभी पॉसिबल है जब विषय का अध्ययन वास्तविकता पर आधारित हो। ये चीज़ तभी आपको आएगी, ये चीज़ तभी आपके अमल करेगी जब वो चीज़ रियल लाइफ में हो, आप उसको संबंध जोड़ पाएँ अपनी किताब का, अपनी चीज़ों का, अपनी रियल लाइफ से, तब वो चीज़ आपको ज़्यादा कारगर होगी। जैसे प्रत्येक विषय का जीवन की वास्तविकता से संबंध स्थापित करने के अध्ययन के लिए अधिगम के स्थानांतरण में सुविधा होती है। मतलब यहाँ पर संबंध की जो बात बताई गई है, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। प्रत्येक विषय का जीवन से वास्तविक संबंध होना, मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है स्थानांतरण। मतलब आपने कोई चीज़ सीखी है और वही पीछे वाली चीज़ आपको आगे काम है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब सुनो पहले। यहाँ पर है कि प्रत्येक विषय का जीवन की वास्तविकता से संबंध स्थापित करके अध्ययन के अधिगम में स्थानांतरण, मतलब हर एक चीज़ को अपनी डेली लाइफ के साथ लगभग जोड़कर सीखना एक तरीके का। जैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात क्या है कि आप जब छोटे थे तो आपने जब पहली बार मैथ सीखा था तो आपने पहले गिनती सीखी, फिर आपने टेबल सीखा, जोड़ घटाना सीखा। लेकिन पहले आपको जो छोटी सी कक्षा में, आप कक्षा एक मान के चलिए कि आप क्लास फर्स्ट में थे, आपको क्लास फर्स्ट में 2+2 सिखाया गया, तब आप 2+2 4 बता रहे थे। ये आपको एक डिजिट का नंबर दिया गया जो कि आपने जोड़ा। लेकिन जब आप क्लास फिफ्थ में आ गए तो ये आपको 200 प्लस यहाँ पर 300 कर दिया, तो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया जिसको आपने जोड़ा। तो पहले तो आपको ये एक वाला सिखाया गया है ना, तो जब पहले एक वाला सिखाया गया आपको ये आ गया, और ये भी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा नंबर जोड़ दिया गया। तो ये पहले जो आपने सीखा था ये आपको आपको मतलब लिंक किया कि नहीं किया। अगर आपको पहले सबसे पहले 2+2 बराबर 4 होता है, ये जोड़ना नहीं सिखाया गया होता, तो क्या आप 200 प्लस 300 जोड़ पाते? बताइए। अगर आपको ये ना बताया गया होता कि बेटा 2+2 बराबर 4 होता है, तो क्या आप 200 प्लस 300 बराबर 500 जोड़ पाते? नहीं जोड़ पाते ना। तो पीछे वाले से आपने लिंक किया कि नहीं किया? आपकी गाड़ी पीछे के 4 से जोड़ से आपने जोड़ जो सीखा, ये मैथमेटिक में होता है। इस पहले आपने 4 को ले आया आंसर, उसके बाद आपने 500 आंसर ले। अगर आप ये ना सीखे होते तो क्या आप ये सीख पाते? तो यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब यहाँ का सीखा हुआ ज्ञान आपने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया कि नहीं किया? यही है लिंकिंग। यही क्या है? लिंकिंग है। ध्यान रखिएगा कि पीछे के स्टेप आपको आगे कारगर होते हैं, आपकी मदद करते हैं। ये नहीं सीखा होता तो आज आप ये ना कर पाते। ध्यान रखिएगा, बात को सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विषय वस्तु का जीवन की वास्तविकता से संबंध स्थापित करके अध्ययन करने से छात्र को विषय वस्तु के जीवन में सिग्निफिकेंस, सार्थकता स्पष्ट हो जाती है, और छात्र स्वयं विषय का, मतलब सार्थकता का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से है कि जो चीज़ें सार्थक रूप से हों। हर एक चीज़ तो सार्थक रूप में हो नहीं सकती, हर एक चीज़ को तो आप ले आकर किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ें सार्थक होती हैं वो जीवन के साथ संबंधित होती हैं, और बच्चा उनको बहुत ही आसानी तरीके से सीखता है। हर एक चीज़ जितनी आसान तरीके से आपको बताई जाए, जैसे एक क्लास में आपके बच्चा आता था, वो शायद अब नहीं आता या पता नहीं, कहता था ना कि मैम थोड़ा ठोस बताइए, तो मैं उसका ठोस का मतलब उनसे पूछी, तो उन्होंने बोला कि मैम कुल मिलाकर बताइए पूरा पढ़ाने के बाद। तो वो बात बच्चे की बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक प्रकार से वो बच्चा मुझसे कंक्लूजन पूछ रहा था कि मैम टोटली क्या हुआ। अच्छी बात थी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो चीज़ें सार्थक होती हैं, जो रियल लाइफ में दिखती हैं, आपके आसपास दिखती हैं, जिनको आपने कभी देखा है, छुआ है, जानते हैं आप, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और सीखते हैं। फिर है विभिन्न विषय का जीवन की वास्तविकता से संबंध स्थापित करने में शिक्षण कार्य में स्वाभाविकता आ जाती है, और शिक्षण के लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण, मतलब जब आप सीखने के प्रति इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो चीज़ आपको दिखने लगती है। जैसे कि आपके परिवार में अगर कोई काम होता है, अक्सर देखिए कि अगर कोई बिज़नेस है या कोई रोज़गार का काम है, कुछ भी काम है, तो अक्सर बच्चे जो है अपने माँ बाप जो करते हैं तो वो चीज़ उनसे लिंक करके वो सीख जाते हैं। उन्हें कोई स्पेशल से डिग्री, कॉलेज समथिंग नहीं जाना पड़ता है, तो वो पैतृक होता है और सीखते जाते हैं। तो वही है कि इस कार्यों में फिर जब कोई किसी कार्य को सीखना है, उसमें स्वाभाविकता आपकी आ जाएगी, आप उसको स्वतः ही सीखने लगेंगे, और वो आपका एक अच्छा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में क्रिएट हो जाएगा कि आप उसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक साहब है रायबर्न, इनका क्या कहना है, इनके बारे में भी जानते हैं क्या कहा है इन्होंने। जीवन एक निरंतर अनुभव है। जीवन जो होता है वो एक निरंतर अनुभव है। जी हाँ है, मैं मानती हूँ, आई एग्री विद दिस। पता है क्यों? क्योंकि क्लास 10th में थी उतनी कोई समझ नहीं, 11th में आई कोई समझ नहीं, खाया पिया मज़े किया, पास हुई, पढ़ी लिखी, सब कुछ किया, ठीक है। 12th में आई यही सब कुछ किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट किया, सब कुछ किया। समझ एक्चुअल में जब आई, जब बाहर निकला और काम किया, जब लोगों को फेस किया, तो यहाँ पर है कि जीवन एक निरंतर अनुभव हाँ है। क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वहाँ पर मुझे रोज़ 150 लोग मिलते हैं, ठीक है।
कुछ वही पुराने कुछ नए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ तो 100-200 बच्चे आप मिलते हैं, 100 बच्चे सेकंड वाले मिलते हैं, तो 200-250-300 लोगों से एक प्रकार से आपसे वर्चुअली होता है, 100 लोगों से सामने रूबरू होता है। लेकिन मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि नहीं सीखती हूँ। किसी से कपड़े पहनने की स्टाइल सीखती हूँ, किसी से बात करने की स्टाइल सीखती हूँ, किसी से क्या बोलना चाहिए वो सीखती हूँ, किसी से कुछ और सीखती हूँ, आपसे कुछ और सीखती हूँ। आप कैसे समझते हैं, आपको समझाना मैं सीखती हूँ। मैं भी आपसे सीखती हूँ कि नहीं सीखती हूँ। मैं छोटे बच्चे से बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं अपने भतीजे से बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। तो वही सारी चीज़ें मैंने देखा है कि जीवन एक निरंतर अनुभव है, वो एक कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस है। जब तक आप मेरी मौत नहीं हो जाएगी, आपकी नहीं मेरी मैं आप पे नहीं कहूँगी, मेरी मुँह से निकल जाता है मुझसे, सॉरी फॉर गाइस। लेकिन जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, तब तक मैं कॉन्टिन्यूस हर एक चीज़ को सीखती रहती हूँ। हर एक चीज़ को सीखना चाहिए, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा। तो यहाँ पर रायबर्न जी ने कहा कि जीवन एक निरंतर अनुभव है, वो हर समय कॉन्टिन्यूस आपको कोई ना कोई अनुभव देता रहेगा। जो भी हम करते हैं उसका अतीत और भविष्य से संबंध होता है। कोई अगर काम हम कर रहे हैं, जैसे अभी आप अतीत में प्रेजेंट टाइम में आप ये डीएलएड पढ़ रहे हैं, तो कल को आप ये प्राइमरी में नौकरी पाने के लिए आपको योग्यता दे देगा ना, इसलिए तो कर रहे हो, एम पता है ना, तो वही चीज़ है। हमारे दैनिक जीवन में नए नए अनुभव केवल वही अनुभव स्थायी रह पाते हैं जिनका संबंध हमारे पिछले अनुभव से होता है। मतलब हमारी लाइफ में हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बहुत कुछ देखते हैं और बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। हमें याद सिर्फ वही चीज़ रहती है जो हमारे जीवन से संबंधित होती है, जो हमारी डेली की लाइफ से संबंधित होती है। हम उन्हीं फैक्टर्स को याद कर पाते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस को साथ में रखते हैं, बाकी क्या हम सब भूल जाते हैं। क्लियर? आगे आइए, कुछ बातें और है, ध्यान देखते हैं। अतः नए नए अनुभवों को पुराने और पूर्व अर्जित अनुभव से संबंधित कर पाना परम आवश्यक है। नए और पुराने अनुभव का संबंध स्थापित हो जाने पर नवीन अनुभव छात्र जीवन के अंग बना। मतलब जो नया एक्सपीरियंस है, जो पुराना एक्सपीरियंस है, तब दोनों में अगर लिंकअप हो पाएगा, पीछे का एक्सपीरियंस और आपका आज का एक्सपीरियंस आपकी मदद कर पाएगा, उन चीज़ों को जोड़ पाएगा, तो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और वो आपको हमेशा सार्थक भी रहेगा, आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। आप सीख पाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो आपके जीवन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास करते हैं हम यहीं पर ओवर। इसके बाद जब दोबारा करेंगे तो पढ़ेंगे सहसंबंध का सिद्धांत। तो मैंने आज आपको क्या बताया, 2 सिद्धांत बताया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थोड़ा तेज़ हो सकता है कि मैंने पढ़ा दिया हो, तो 1-2 बार थोड़ा सुन लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि धीरे बोले, थोड़ा आदत है काम की वजह से कि वो थोड़ा तेज़ निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगी, थोड़ा डिले मिलेगा लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। तो होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, सबको समझ में आया होगा। पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम को लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, जाते जाते लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून।